नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खंबागड़ी वड़क्कम। आप सभी को ऑल थिंक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अविनाश भाई और आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों के रोंगटे खड़े करेगा क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आए जो आज तक किसी ने डिस्कस ही नहीं की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is not Bharat's constitution. I repeat my words. India's constitution is not Bharat's constitution. अविनाश भाई IITN है, डेटा साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं, इसके अलावा सेफोलॉजिस्ट हैं। बहुत अच्छी पकड़ है इनकी पॉलिटिकल इश्यूज पे भारत के। अविनाश भाई, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और इसमें एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे थे ऑफलाइन, किस तरीके से ये पहले राम राज्य वाली फोटो होती थी और अब उनके साथ कितनी छेड़खानी की गई है। जी, ओवर टू यू। नमस्कार दोनों चैनल के सभी दर्शकों को। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो फाइनल संविधान सभा थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर उसमें प्रारूप समिति के सदस्य थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के, और टोटल 13 समितियां थी। 13 में से सबसे ज्यादा समितियों के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे। ये मोटा मोटा है, और लगभग 14 से अधिक महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उन महिलाओं का नाम नहीं लिया जाता, ये भी इस देश में दुख की बात है। लोगों को संभवतः एक भी महिला का नाम याद नहीं होगा जिसने संविधान को रचने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और रचनात्मक भूमिका निभाई थी। उसमें SC और ST समुदाय से भी थी, और SC और ST समुदाय से थी तो कोई ये ना समझे कि SC ST समुदाय जो है वो आजादी के बाद बना, अंग्रेजों ने इसको बना दिया था। उसको नाम रखा था अनुसूची। ठीक है, तो ये एक क्लियरिटी होना जरूरी है। दूसरी मैं बात बता देता हूं कि संविधान को लिखने की बात आई तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब देहरादून में लेखन का काम करते थे, उनका प्रेस था। तो उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा है, और ऐसी हैंडराइटिंग कि आपको लगेगा कि प्रिंटिंग की गई है। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है। मैं आपको बता देता हूं, 7.5 लीटर स्याही लगी थी संविधान को लिखने में, और कलकत्ता के अंदर पूरा कागज तैयार किया गया था, और इसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस कागज को तैयार किया था। सोने के वर्क लगे हुए थे। और एक चीज मैं बता देता हूं, लगभग 22 उसमें चित्र थे, जिसमें हिमालय से लेकर के, राम दरबार से लेकर के, नटराज भगवान से लेकर के और हनुमान जी तक के चित्र उसमें थे। गौतम बुद्ध के उसमें भी चित्र थे। 22 चित्र जो ओरिजिनल संविधान लिखी गई है। और यह 2 पांडुलिपि है इसमें, एक हिंदी में लिखी गई है, एक पहले अंग्रेजी में लिखी गई, फिर उसका हिंदी का रूपांतरण है, और दोनों को भारत की संसद के अंदर नाइट्रोजन के चैम्बर में सुरक्षित करके रखा गया। 2016 में जब मैं पहली बार गया तो मैं उस लाइब्रेरी से कुछ फोटोज निकाल करके लेकर के आया था। मैं आपको बताता, बड़ा रोचक किस्सा है। आपको एक चीज बता दूं कि जो नीब लगी थी, जिस नीब से वो लिखते थे, वो 432 नीब होल्डर का इसमें प्रयोग किया गया था। और एक चीज और बता दूं, 303 नंबर की नीब यूज की गई थी। आप देख रही है ना, ये हैंड राइटिंग है। और ये जो कागज आप देख रही हैं, ये जो कागज है, ये कागज एक कलकत्ता में तैयार किया गया था। ठीक है, और मतलब इस पे, और ये सोने का वर्क था इसके ऊपर। मतलब बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, और बहुत ही सुंदर लिखा गया है। और आप हर पेज पे देखेंगे किसी न किसी का चित्र है इसमें, जो भारत से संबंध रखते हैं, भारतीयता से संबंध रखते हैं। उनके सारे के चित्र हैं, और बहुत सारे लोगों के, हिंदू देवी देवताओं की तो भरमार है इसमें। अच्छा, बर्गिमन से आती थी नीब लिखने के लिए। ये सब मतलब एक मोटा मोटी बेसिक जानकारी थी। डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। अब आपका जो एक सवाल था कि भारत का जो संविधान है उससे इन सब चीजों को कैसे गायब कर दिया गया। देखिए, जब संविधान लिखा जा रहा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इस देश का संविधान लिखा गया। 300 के आसपास, 300 से कुछ कम ही लोग इसके सदस्य थे। तो एक बहस चली, सेकुलर होगा, सेकुलर शब्द होगा संविधान के अंदर या नहीं होगा। और एक और शब्द पे डिस्कशन हुआ कि इक्वलिटी, स्वतंत्रता पहले आएगी कि इक्वलिटी पहले आएगी। दोनों चीजें देखिएगा, भारत का एकमात्र लिखित संविधान है जिसमें इक्वलिटी पहले आती है, स्वतंत्रता नहीं। जानते हैं क्यों? तब के जो संविधान लिखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा
कि भाई जब तक बराबरी नहीं तब तक स्वतंत्रता की बात नहीं, और बराबरी तो खैर आज तक नहीं हो पाई, खैर वो एक अलग विषय है पॉलिटिशियन के लोगों की वजह से। अब दूसरी बात समझिएगा इसमें जो महत्वपूर्ण था, सेकुलर पे ये हुआ कि अगर कोई देश धर्मनिरपेक्ष हुआ तो वो सोशलिस्ट नहीं हो सकता, या वो किसी और विचारधारा से पोषित नहीं हो सकता। दोनों बातें समझिएगा यहाँ पे, एक बातें नहीं। तो ये हुआ कि सेकुलर शब्द इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो सकती। बाद में इंदिरा गांधी ने इसमें सेकुलर शब्द वगैरह जोड़ दिया। जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया तो उसके बाद पेजेस से ये सब चीजें गायब कर दी गई। इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। क्यों लिखा गया इसका पीछे जानती हैं? संविधान लिखने वाले लोगों में से कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? पंडित नेहरू। और भी लोग जो जिनका कब्जा था, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन लोगों की बातें मानी गई, ये लोग सबसे ज्यादा बहस में पार्टिसिपेट किए गए। ये सारे लोग कहां से आए थे पढ़ करके? ब्रिटेन से पढ़ करके आए थे, सब लोग लंदन से पढ़ करके आए थे। तो संविधान लिखा गया अंग्रेजी में। जब आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी को प्रमुखता देंगे, और तब से लेकर के आज भी भारत में सर्वाधिक अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। इस बात को समझिएगा गायत्री जी, भारत में आज भी सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको बोला जाता है। लेकिन इस देश का संविधान किस में लिखा है? अंग्रेजी में। इस देश की अदालतें किस भाषा में चलती हैं? अगर लोकल के डिस्ट्रिक्ट अदालतों को छोड़ जाए वो भी बाद में, तो अंग्रेजी में चलती है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में वकील बोलता है, अंग्रेजी में सुनता है, अंग्रेजी में बहस होती है। पूरे विश्व में एक सिंगल देश आप नहीं दिखा सकती हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया विदेशी भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स सारे विदेशी, कॉन्स्टिट्यूशन उसके अलावा संसद, उसके अलावा अदालतों में बहस, कोर्टों में बहस अंग्रेजी में, जजमेंट अंग्रेजी में, विदेशी भाषा में। भारत में क्या कोई भाषा समृद्ध नहीं थी? संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, इतनी बृहत भारत। कोई तो एक भाषा ले लेते भैया आप, कोई तो एक भाषा चुन लेते भैया आप, हैं? क्यों नहीं चुना आपने? और आज ये बहस हो रही है कि हम ट्रांसलेट करेंगे फैसलों को। 75 साल बाद इस देश को और इस देश के सुप्रीम कोर्ट को और इस देश के लोगों को यह समझ में आ रहा है, जो टॉप पे बैठ करके सत्ता चलाते हैं या सत्ता के संरक्षक हैं किसी भी पार्टी के, उनको अब समझ में आ रहा है कि लोगों को स्थानीय भाषा में जजमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। वकील क्या बोला, जज ने क्या कहा, जज ने क्या लिखा, हमको पता ही नहीं है। हमारे लिए फैसला हो गया इस देश के अंदर, हमारी किस्मत, हमारी मुकद्दर, हमारी चीजें लिख दी गई लोगों के द्वारा, और हमको पता ही नहीं है कि क्या लिखी गई। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है इस देश के अंदर? बंगाल के लोगों को क्यों नहीं बांग्ला भाषा में बहस करने का मौका मिलना चाहिए? और नहीं है आपके पास व्यवस्था तो आप बनाइए। इस देश में इतना पैसा खर्च हो रहा है, आप बनाइए कि ये 5 जज हैं जो सिर्फ बांग्ला भाषा में सुनेंगे। अंग्रेजी में भी उनको सुनना चाहिए, बांग्ला में भी सुने, लेकिन जब जजमेंट हो, जब फैसला हो, जब चीजें हो, उनको स्थानीय भाषा में न्याय मिलना चाहिए। हिंदी वाले हैं हिंदी में मिलना चाहिए, तमिल वाले हैं तमिलियन में मिलना चाहिए, कन्नड़ में मिलना चाहिए। जितनी कम से कम जो संविधान में हमारे भाषाएं हैं 21-22, कम से कम उतने भाषा में तो जजमेंट हो इस देश के अंदर, लेकिन नहीं होता है। तो एक तो यहीं से पता चल जाता है कि विदेशी प्रभाव कितना है और विदेश से कितना बोरो किया गया है। इसके अलावा आपका दूसरा जो सवाल था उस पर मैं आता हूं। संविधान 14 देशों से अलग अलग चीजें ली गई। किसी देश से कोई चीज समझना और लेना मैं बुरी बात नहीं मानता हूं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय होना चाहिए। आप गणतंत्र की बात करती हैं, आप लोकतंत्र की बात करती हैं, लोगों को इतिहास नहीं सही से पढ़ाया गया, क्यों बार बार ये बातें उठती हैं? आप पूरे संविधान के अंदर वैशाली और लिच्छवी राज्य की परिकल्पना, और लिच्छवी राज्य कैसे चलता था, वैशाली राज्य कैसे चलता था, उसके बारे में नहीं बताया गया, नहीं डिस्कस हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, जो बनाने वाले लोग थे, उनका जो शिक्षा दीक्षा थी, उनका जो माइंडसेट था, वो अंग्रेजों के माइंडसेट से मिलता जुलता था। इसलिए हमारे यहां तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो वैशाली का दिया जाता है, लिच्छवी का दिया जाता है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वैशाली और लिच्छवी वर्तमान में कहां है।
क्यों नहीं पता होना चाहिए भाई? देखिए, कोई देश सिर्फ आदमियों से नहीं बनता है, किसी भूमि के टुकड़े से नहीं बनता है। देश बनता है वहां के कल्चर से, वहां की संस्कृति से, वहां के इतिहास से। देश कोई ऐसा नहीं होता कि देश बन गया। आज पाकिस्तान बताइए, नो कल्चर, नो इतिहास, नो चीजें, कहां है? जिनके पास ये सब चीजें नहीं है वो कहां है? आज देख लीजिए ना, कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी दुनिया का देश उठा करके देख लीजिए। देश कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही देश आया और हमारा मन किया, हमने ये काटा और देश बना दिया ना। हमारे यहां तो राज्यों की भी अवधारणा कितनी खूबसूरत है। आप देखिए, शुरू से, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब से राज्यों की अवधारणा देख लीजिए। हमारे यहाँ चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, कैसे बने हैं? हमारे यहाँ मैक्सिमम राज्य भाषा के आधार पर बने, कल्चर के आधार पर बने। कहते हैं ना, गुजराती कल्चर है ये पंजाबी कल्चर है ये, और सब जब एक जगह एक गुलदस्ते में पिरोए जाते हैं तो भारतीय कल्चर बनता है। भारतीय आप नाम से नहीं है कि आपका नाम भारत रख दिया गया, आप भारतीय हो गए, नहीं। जब आप भारतीय कहती हैं, जब आप भारत की नागरिक कहती हैं, तो इस शब्द में एक वजन है, और वजन जो है वो आपके कल्चर से पैदा होता है, आपके संस्कृति से पैदा होता है। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों नहीं होना चाहिए? जिस देश के नागरिकों के ऊपर संविधान इंप्लीमेंटेड है, वो संविधान भारत के लोगों के मूल्यों के और सांस्कृतिक आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? इस पे कभी कोई बहस ही नहीं हो। चलिए ठीक है, आज के 70-75 साल बाद लोगों ने बनाया, जो उस समय सही लगा किया, मैं उनको भी दोष नहीं देता हूं। उन्होंने जो उनको समझ में उस समय आया उन्होंने ठीक किया, मैं उसमें बहुत कमी बेसी की बात नहीं है। लेकिन उन सब चीजों को 75 साल तक क्यों ढोते रहे? अब मैं आपको बताता हूं ढोने का अर्थ क्या है। अब देखिए, हमारे यहाँ एक आईपीसी है, वो 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इंडियन पेनल कोड। वो आज भी चल रहा है गायत्री जी। हमें जरूरत होती तो हम एक लॉ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, हजारों कानूनों को, डिस्ट्रॉय हो चुके कानून, बेकार हो चुके कानून, जिसका कोई मतलब नहीं था, उसको खत्म करती है। क्यों नहीं इससे पहले खत्म कर दिया गया? हमारे देश में रेडियो चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, हमारे देश में पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इन सब कानूनों का कोई औचित्य है? औचित्य नहीं तो क्यों संविधान की किताब में वो बोझा बनकर के रखे हुए थे? कोई इस पे बात नहीं करता। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, 1872 का इंडियन क्रिमिनल एक्ट, वो भी 1872 का चल रहा है। मैं एक चीज और बता देता हूं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में दो कानून बड़े महत्वपूर्ण हैं जो लैंड से जुड़े हुए हैं। एक तो चकबंदी, आपने सुना होगा, चकबंदी होती है, पता नहीं लोगों को कितना पता होगा उसके बारे में। बंटवारा हो करके जब चक या जो खेत होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको एक जगह करने के लिए चकबंदी नामक चीज लाई जाती है, ताकि उनके जो अलग अलग टुकड़े खेत के एक जगह हो जाए और सही से खेती बाड़ी हो। उसके अलावा बहुत सारी जरूरतें होती हैं, गांव की आबादी बढ़ती है तो आबादी निकाला जाता है, जंगल के लिए जगह निकाली जाती है, नाली के लिए जगह निकाली जाती है, चारागाह के लिए निकाली जाती है, तो उसके लिए भी इस चकबंदी के प्रोसेस को किया जा रहा है। ये चकबंदी का नियम आज भी 1901 के नियम से चलता है। किससे? 1901 के नियम से। गांव की दूसरी आबादी जो सबसे अधिक प्रभावित होती है वो आबादी की जमीन, जैसे जो गांव में पुराने लोगों के घर है ना, उसको आबादी बोला जाता था, वो किसी के नाम से नहीं होता था अभी तक, समझिएगा। अभी तक 2019 तक वो किसी के नाम से नहीं होता था, जिसका जितना कब्जा उसका उतना। इसकी वजह से गांव में बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़े। अब मान लीजिए कि कोई वो आबादी की जमीन किसी को दे करके जाना चाहता है, तो उसका बैनामा तक नहीं होता था, उसको 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 आप लिख नहीं सकते थे उसके नाम से, दूसरे व्यक्ति के नाम से, तो स्टंप स्टंप पे उल्टा सीधा लिख करके उसका काम चलता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको चेंज किया, सबसे पहले उन्होंने चेंज किया। ड्रोन से पूरा मैपिंग हुआ आबादी का, उसके बाद डिस्प्यूट हुए, कुछ कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उसके बाद उनका एक लीगल अधिकार दिया गया, एक कागज दिया गया कि ये जमीन तुम्हारी है पूरे देश भर में, और जहां अभी नहीं मिला है वहां पे भी प्रोसीजर चल रहा है, और ये सब पुराना कानून चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? क्या उसका औचित्य है? क्यों उसको लेना है? अब मैं आपको मूल बात पे आता हूं जो जानना जरूरी है। अब देखिए, भारत की शासन प्रणाली कैसे चलती है, जो ब्यूरोक्रेसी, जो इसको एजुकेशन एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, वो कैसे चलती है? वो चलती है 1935 के नियम के हिसाब से।
1935 में किसका शासन था? उसमें क्या संघीय तंत्र कैसे होगा, राज्यपाल का कार्यालय कैसे काम करेगा, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें चलती हैं अंग्रेजों के हिसाब से। जो संसदीय प्रणाली है, जो विधि का शासन है, विधायिका की प्रक्रिया जो है, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की प्रणाली, ये सब चलता है ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन का चलता है। अमेरिका से मूल अधिकार आया है, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो रीएडमिट करते हैं हम किसी केस को, वो सब कहां से आया है? वहां से आया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग भी अमेरिका से आया है। कनाडा से हमारे यहाँ राज्यपालों का और न्यायिक परामर्श की चीजें आई हैं। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य आया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श की जो न्यायिक प्रस्तावना है वो भी हमारा सोवियत संघ से आया हुआ है। ठीक है ना, तब सोवियत संघ हुआ करता था, अब रूस है। दक्षिण अफ्रीका से आया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका उस समय आजाद नहीं था, लेकिन हमने वहां से भी ले लिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक चीजें आई हैं। जब गणतंत्र की बात आप फ्रांस से लेकर के आ रहे थे, तो आप वैशाली से क्यों नहीं लेकर के आए, लिच्छवी से? उतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? यहां नहीं था, पास में। आप लेकर के आते तो उसका प्रभाव भारतीय प्रभाव होता, लेकिन नहीं। जर्मनी से हमारे यहां आपातकाल का जो मूल अधिकारों का स्थगन है, आपातकाल जब लगता है तो नागरिकों के मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, हटा दिया जाता है। उसको कहां से हम लेकर के आए हैं पता है? जर्मनी से लेकर के आए हैं। और ये कौन बनाने वाला था? हिटलर बनाने वाला था। बात करते हैं लोग बैठ करके यहां पे, हिटलर ने क्या किया था, समझिएगा इस चीज को। ये बहुत बारीक चीज मैं बता रहा हूं। ये हिटलर के जमाने का बना है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाए। मतलब नागरिकों के मूल अधिकार आपातकाल के समय खत्म कर दिया जाता है। और आपातकाल लगाने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी जी भारत में। याद करिएगा 1975 का दौर, जब मीसा के तहत इस देश में लोगों को बंदी बना करके पूरे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, और यहां पे गाना गाने पर भी लोग जेल में डाल दिए जाते थे। फिर लोग कहेंगे यहां है, फिर जापान से भी आया है विधि प्रक्रिया, ये सब तो इस तरीके से आया। तो आप बताइए ना, इसमें भारतीय प्रभाव क्या है? कनाडा से ले लिया है अविनाश भाई, कनाडा को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। मतलब जो हाँ, उस टाइम पे जो जंगल हुआ करता था, वहां से भी चीजें उठा के लिए। तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया से भी है। व्यापार और ये सब चीजें कैसे करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया है। ये प्रॉब्लम है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बदलना चाहिए। हाँ, नो डाउट, आपको किसी देश में कुछ चीजें लगती हैं, वहां से लीजिए आप, लेकिन उसमें भारतीय दर्शन होना चाहिए। जैसे मैं फैमिली वैल्यूज की बात कर रहा हूं। अब पूरी दुनिया फैमिली वैल्यू पे आकर के टिक रही है, धीरे धीरे सब फैमिली 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 अब चिल्लाने लगे हैं। हमारे यहां तो पुराना था ना, है? हमारे देश के संविधान में हमारे देश की अगर 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 वैल्यूज होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, कहा LGBTQ ठीक है, चीफ जस्टिस से कह रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने व्यभिचार का कानून हटा दिया, पति पत्नी का संबंध जो 7 जन्मों का था उसके फार्मूले को ही खत्म कर दिया गया। समाज में कुरीतियां हैं तो इसका ये मतलब थोड़े नहीं कि उसको जनरलाइज कर देंगे आप। होता होगा विवाह तो संबंध लोगों के, विवाह के बाद भी लोग संबंध रखते होंगे गायत्री जी। एग्जैक्टली, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। LGBTQ की प्रॉब्लम आज की नहीं है, हो सकती है हजारों साल की हो, लेकिन आप उसको रिश्ते का नाम देकर के जनरलाइज समाज में नहीं कर सकते हैं। आखिर में 3 जज उसके अगेंस्ट खड़े हुए ना भारत के, चीफ जस्टिस तो चाहते थे। आप ये बताइए कि आप मुझको भाई बोलती है, मैं आपको बहन बोलता हूं, क्या यह संविधान में लिखा जाएगा तभी यह रिश्ता रहेगा? तमाम तरीके के रिश्ते हैं, कोई फ्रेंड है, अब कोई कह दे कि देखिए गर्लफ्रेंड को भी नहीं, ठीक है। ये तो ठीक बात आई बिल्कुल है। कल के लिए कोई कहे कि ये एक रिश्ता है, इसको भी एक नाम दिया जाए। बहुत सारे अवैध रिश्ते हैं। कल कोई कहे कि रखेल भी एक शब्द है जो, जिसको अब तो कहते हैं संविधान में नहीं लेना चाहिए, इसको कोर्ट में नहीं यूज होगा, कल इसको भी नाम दे दो। क्यों दे दो भाई? अब फिर कहेंगे कि क्या किसी रखेल का मूल अधिकार नहीं होता? बताइए, नहीं होता क्या है? तो मतलब क्या मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग। इसलिए बहुत जरूरी है
कि भारत अब 75 साल का एक आधुनिक लोकतंत्र है, और 75 साल के इस आधुनिक लोकतंत्र में कानून ऐसे बने जो देश के लोगों को समझ में आए, देश की चीजों को समझ में आए। 75 साल ने आपने इतना धनिया बोया है कि लोगों को कितना भरोसा है चीजों पे वो आप जानते ही हैं, है ना। मतलब आप सिविल की स्थिति ये है भारत में, सिविल के मुकदमों की मैं बता दूं, क्रिमिनल छोड़ दीजिए, क्रिमिनल पे तो बहुत बात होती है गायत्री जी, कहीं किसी के साथ कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं पे रेप हो गया, कहीं अन्य सारी प्रॉब्लम्स हो गई, इस पे तो खूब बात होती है, सुना है आपने, मीडिया चर्चा भी होती है। आप बताइए एक ऐसा मुकदमा जो सिविल से जुड़ा हुआ हो, उस पे इस देश में बात होती है? कभी नहीं होती है बात गायत्री जी, क्यों नहीं होती है? जमीन का मुकदमा चल रहा है, लोग मान करके चलते हैं कि जमीन का मुकदमा 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल चलेगा, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम मंदिर का ही मुकदमा देख लीजिए, बहुत दूर मत जाइए। और सिविल का मुकदमा एक व्यक्ति को बहुत हद तक प्रभावित करता है, यहां सब लोगों के पास क्रिमिनल के मुकदमे नहीं है। पारिवारिक चीजों को आपने इतना छिन्न भिन्न किया इस देश के अंदर कि मैं आपको बता देता हूं, इस देश की अदालतों में सबसे अधिक मुकदमे जो हैं वो जमीन से रिलेटेड है, वो परिवार से रिलेटेड है। दो भाई का झगड़ा है, पिता पुत्र का झगड़ा है, प्रॉपर्टी को लेकर के है, जमीन को लेकर के है, घर को लेकर के है, इस तरीके के झगड़े, या तलाक को लेकर के है, उसके ऊपर लगने वाले बच्चे को अधिकार को लेकर के है। आप उठाइए फाइलें और देखिए कि परिवार, रिश्तेदार, पारिवारिक मूल्यों से जुड़े हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कितने मुकदमे इस देश की अदालतों में हैं, वहां फाइलें लेकर के लोग घूम रहे हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि वो अर्जेंट लगता ही नहीं है। तो अगर भारतीय प्रभाव होता तो जाहिर सी बात है, अब थोड़ा सा पहल हुई है कि लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, कुछ मुकदमे खत्म किए जा रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं लोक अदालतें होनी चाहिए, पंचायतों को क्यों नहीं राइट होना चाहिए? अगर 100 में से 10 मुकदमे भी अगर सुलझा देती हैं पंचायतें बैठ करके, तो 10 मुकदमों का तो भार कम होगा इस देश के ऊपर। कि पंचायतों का काम सिर्फ मनरेगा में गड्ढा कितना खोदा और उसको पैसा कितना देना है, यही काम रह गया है। इतना बड़ा पंचायती राज व्यवस्था है जी। आपका ध्यान एक तरफ और लेकर आना चाहूंगी, हमने जानबूझकर इन्होंने जो हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी, जो बहुत सारे चित्र थे, वो हटाए, जिसमें राम जी की एक सबसे प्रोमिनेंट थी। कास्ट सिस्टम और दूसरा माइनॉरिटी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज की तो बात हुई है, पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो हिंदू हैं, उनके बारे में कुछ है ही नहीं जी। देखिए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में माइनॉरिटी समूह के हिसाब से तय करने की बात की गई थी। समूह, एक कोई समूह है उसके अगेंस्ट। हमारे यहां जो कास्ट सिस्टम और जो आरक्षण की अवधारणा है उसको भी लोग नहीं समझते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे बहुत सी जातियां बहुत से प्रदेश में पिछड़ी में आती हैं, और बहुत सी प्रदेश में वही सेम जातियां सामान्य में आती हैं। एक ही प्रदेश के अंदर बहुत सी जातियां एक जिले में एससी में आती हैं, दूसरे जिले में ओबीसी में आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक गोंड बिरादरी है, उदाहरण से लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लोग सर्च करेंगे, जानेंगे तो अच्छा रहेगा। एक गोंड बिरादरी है, गोंड बिरादरी मिर्जापुर सोनभद्र में एसटी में आती है। समझिएगा, किसमें आती है? एसटी है, एसटी। और आजमगढ़ जिले में, मेरे जिले में, ओबीसी में आती है। नायक एक जाति है, गोरखपुर में एसटी है। गोरखपुर में क्या है? एसटी है। और आजमगढ़ में क्या है? सामान्य है। सटे हुए जिले हैं। तो जो जातियों का और उसके हिसाब से आरक्षण की बात है। अब बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ पिछड़ा है, बिहार में अति पिछड़ा भी है। तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में पिछड़ा है और अति पिछड़ा है, और कैटेगराइजेशन हो गया है। तो ये सब जो खेला तमाशा जो चीजें चली हैं, इस खेले तमाशे को इतने सा 75 साल देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों में बहुत प्रगति और बहुत सुधार हुआ?
वो तो यहाँ का माइंडसेट और टेम्परामेंट गायत्री जी ऐसा है कि लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, बस दैट्स इट। मतलब भारत का स्वभाव लोकतांत्रिक है, इस बात को समझिएगा। भारत स्वभावतन लोकतांत्रिक देश है, और जब स्वभावतन लोकतांत्रिक होता है तो जो भी गड़बड़ सड़बड़ होता है वो उसको एक्सेप्ट करता जाता है। कोई डंडा लेकर के थोड़ा नहीं लोकतंत्र अप्लाई होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश संविधान से नहीं चलता है, देश संविधान के मानने वालों से चलता है। और मानने वालों को, मानने वाले जो हैं, उनके मन में संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए, डंडे से नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो जेल हो जाएगी। नहीं, संविधान एक पवित्र पुस्तक की तरह है, और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय समावेश, भारतीय चीजों का, भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी है। उसी को लेकर के संसद में अब बहस चल रही है, बिल पेश हुआ है, देखिए अंत में क्या होता है। हालांकि सिलेक्ट कमेटी के पास गया है, वहां रिव्यू हो रहा, बड़ा काम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी अविनाश भाई, इसमें आप और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा जैसा कि 14 कंट्री से बोरो किया, हमारे यहाँ क्या नहीं था जो ये भीख मांग मांग के लेकर आए या कॉपी पेस्ट किया, और वो भी वो कंट्रीज जिनका भारत के कल्चर से, हिस्ट्री से किसी भी तरीके का कोई तालमेल नहीं था, एक्सेप्ट द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कंट्रीज पे राज किया, तो वो जहां जहां से लाने का मन किया लाए। जी, अब आप वही सोचिए कि 13 किलो का संविधान हमारा पहला लिखा गया था, उसका वजन 13 किलो था, है ना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक चीज और समझने की बात है इसमें कि संविधान में गड़बड़ी नहीं है। संविधान जिस पवित्र मकसद से लिखा गया था उसके इम्प्लीमेंटेशन में और भारतीय समायोजन में समस्या है, आप समझिएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि कपड़े तो वेस्टर्न आप पहन लोगे, माइंडसेट भी तो वेस्टर्न होना चाहिए। तो हमने कपड़े तो पहन लिए वो वाले, लेकिन माइंडसेट वो है ही नहीं हमारा, इसीलिए क्लैशेज हैं। कहा जाता है ना आमतौर पे कि लोग वेस्टर्न कपड़े पहन लेते हैं, वेस्टर्न चीजें कर लेते हैं, वेस्टर्न तरीके अपना लेते हैं, लेकिन सोच वेस्टर्न नहीं हो पाती। सोच कहां से हो जाएगी भाई, हम भारतीय हैं तो कैसे वेस्टर्न सोच हो जाएगी। और 75 साल कोशिश करके देख लिया, वो तो हो नहीं पाया। तो क्यों ना हम अपने मूल की तरफ लौटें, हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें, और हम जो हैं वही बने रहें। हम दुनिया में व्यापार करें, हम सारी चीजें करें, हम सारी व्यवस्थाएं करें, और भारतीय कोई मतलब भारत कोई मतलब आज का देश नहीं है कि कोई नया है, ठीक है। और इसी चक्कर में ना हम भारत बन पाए और ना इंडिया ही बन पाए। इंडिया ही बन जाते तो दिक्कत नहीं थी, है ना। हमारी दादी तो भोजपुरी बोलती हैं और हमारे देश का चीफ जस्टिस अंग्रेजी बोलता है। हमारी दादी जिसको गलत मानती हो उसको 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 स्वतंत्रता का अधिकार मानता है। कैसे चलेगा भाई जी, दोनों चीजें कैसे चलेगी? और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बहुत पैरामीटर्स में ईस्ट और वेस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी हैं एक दूसरे के। तो वही कहने का मतलब है कि चीजें सही से होनी चाहिए। और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने इसका ट्रांसलेशन किया था बाद में, जो हिंदी की प्रतिलिपि है। और ये सब चीजें हैं तो इस पे पढ़ना चाहिए लोगों को। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर की फैक्ट यूट्यूब चैनल एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। दोनों साइड के व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हम दोनों के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।